फॉल ऑफ हसीना वाजिद तो था, लेकिन ये राइज ऑफ द फ्री विल ऑफ पीपल भी था। हसीना वाजिद वहां से कोशिश कर रही हैं किसी तरीके से वो यूरोप चली जाएं, भाग जाएं और यूरोप का कोई कंट्री उन्हें असाइलम दे। और वहां की जो नई नस्ल है, इसमें कोई शक नहीं, वो 1971 की जो एक लेगेसी है, लेकिन वो समझती है ये हमारा मुश्तरका दुख है दोनों मुल्कों में। जहां लाहौर से लोग ढाका जाएं, ढाका से लाहौर आए, जब कोयटा से राजशाही जाए, राजशाही से कोयटा आए। नोबल लॉरिएट हैं वहाँ पे डॉक्टर यूनस, वो तो अप्रैल में चाइना गए थे और अक्टूबर में J-10C लेने की बात की उन्होंने। J-10C सिर्फ उसके भारत के हमारे बॉर्डर से नहीं उड़ेंगे, वो डेफिनेटली उस बॉर्डर से भी उड़ेंगे जिनके पास 212 जहाज हैं। इंडिया के लिए वहाँ पे आप कह लें पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस ही है। भारत जो है ट्रैप हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश जो है उसका स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड है, और बैकयार्ड में जब ये 10 मई का इंसिडेंट हुआ तो वहाँ से आवाज़ें आ रही थी कि चिकन नेक से पकड़ लें भारत को। और ये हम नहीं कह रहे थे, ये वहाँ के बंगाली जो फौजी अफसरान थे वो कह रहे थे। याद रखें ये बड़ी नैरो स्ट्रिप है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर बिल्कुल है, और ये जो चिकन कॉरिडोर है ये 22 किलोमीटर का मगरबी बंगाल के साथ लगता है, और ये वाहिद रास्ता है जिसकी वजह से वो नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर और 1 ब्रदर जो कि स्किम में वहाँ तक जा सकते हैं। और अरुणाचल प्रदेश वहाँ पे है जो कि तनाज़ा चल रहा है। चाइना ने उसका नाम भी जो है जंगनान जो है वो तब्दील कर दिया हुआ है, तो उसकी जुरिस्डिक्शन जो है प्रॉब्लमेटिक है। भारत के लिए तो बहुत बुरी खबर है कि ऐसी रियासतें जहाँ पे अलहदगी पसंद की मूवमेंट पहले ही चल रही है, नागालैंड, असम प्रदेश, बिल्कुल मणिपुर, मिजोरम, इनके अंदर तो पहले वहाँ के ऊपर हालात जो हैं वो बड़े, आप कह लें सिचुएशन बड़ी प्रिकेरियस है। बांग्लादेश अगर जो है भारत की फेवर में नहीं है तो डेफिनेटली अलार्मिंग सिचुएशन है भारत के लिए। उसका प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ नहीं है, बांग्लादेश के साथ भी है, नेपाल के साथ था, उन्होंने नेपाल का ब्लॉकेट किया, काला पानी के पानी का वहाँ पे भी डिस्प्यूट है। तामिल टाइगर को सपोर्ट किया, श्रीलंका के अंदर है, जो अपने नेबरहुड के अंदर गुड लाइंस के ऊपर ताल्लुकात उस्तवार ना कर सके। हाउ ऑन अर्थ कुड दे एम्पलीफाई कि हम जाके इंटरनेशनल अरीना के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल है उसके परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं। तो हसीना वाजिद मुझे लगता है उसे दफन होने के लिए बांग्लादेश की ज़मीन भी नहीं मिलेगी। 12 फरवरी को एक तरफ बंगाली वोट कास्ट करेंगे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए, दूसरी तरफ वो इस डॉक्यूमेंट के हवाले से भी अपनी राय देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सुकूते ढाका, फॉल ऑफ ढाका तो सबने देखा, लेकिन फॉल ऑफ हसीना वाजिद के बाद जो दो भाई थे उनके दरमियान जो कुर्बतें बढ़ रही हैं, जो रफ़ाकतें बढ़ रही हैं, और क्या हालात हैं, मुस्तकबिल क्या होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश का, और बहुत से सवालात हमारे जहन में जन्म लेते हैं कि वहाँ पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त मौजूद हैं, इक़्तिदार किसको मिलेगा, बांग्लादेश में जो रॉ का इन्फ्लुएंस है वो आखिर कब तक रहेगा, इलेक्शंस में कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाएगी, उसको कोई सबूताज करने की कोशिश की जाएगी भारत की जानिब से या फिर नहीं, और दीगर बहुत से मसले मसाइल है। जमात इस्लामी का वहां पर क्या किरदार है, पाकिस्तान के विजिट्स हो रहे हैं, दिफाई डील्स हो रही है, साथ में चिकन नेक के ऊपर बड़ी हलचल मची हुई है। तो ये वो तमाम तर सवालात है जो कि आज हम अपने गेस्ट से करने वाले हैं, और आज हमारे साथ एक इंतहाई काबिल मोहतरम शख्सियत मौजूद हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर है, प्रोफेसर हैं एंड डॉक्टर टू बी, उस्मान शाहिद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। अच्छा सर, मैं डिस्कशन का जो स्टार्ट है वो इस बात से करना चाह रहा हूँ कि फॉल ऑफ ढाका पर हमने बड़ी गुफ्तगू भी की, सुना भी, लेकिन फॉल ऑफ ढाका से लेकर फॉल ऑफ हसीना वाजिद तक का जो सफर था, हमने देखा कि 5 अगस्त 2024 को जो कोलैप्स हुआ, जो जेन ज़ी के दिलों में एक आग भड़क रही थी, और उन्होंने सड़कों पर निकलकर वो शख्सियत जिसको बाबाए कौन कहते थे उसको जूतों के हार पहनाए गए, जलाया गया, पुतलों को गिराया गया। तो ये टाइमलाइन क्या थी? क्या क्यों इतनी आग भड़क रही थी उन नौजवानों के दिलों में? मेरे ख्याल में ये जो डिसकंटेंट है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये यकदम नहीं आई है। इसके पीछे पूरा 15 साल का ड्रैकोनियन रजीम था जिसकी आपने बात की, हसीना वाजिद की। जिस तरीके से उन्होंने अपोजिशन को कॉर्नर किया हुआ था, वहाँ की पब्लिक की विल उसको लेजिटिमेसी नहीं दी हुई थी। गुज़िश्ता साल 2024 के इंतखाबात जिसका बायकॉट किया अपोजिशन ने, उसकी कोई वैलिडेशन, क्रेडिबिलिटी नहीं थी है। तो मल्टीपल आप कह लें फैक्टर थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस दिन तक है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, फॉल ऑफ हसीना वादी तो था, लेकिन ये राइज ऑफ द फ्री विल ऑफ पीपल भी था कि लोग जो हैं दे वर ऑन देयर टोस, और 1400 लोग जो हैं
इस जो कि वॉर ऑन अपना क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का इल्ज़ाम लगा जिसके ऊपर सज़ाए मौत उन्हें हुई। 1400 नौजवान जो हैं लुकमा अजल बने इस सारे मामले के अंदर है और इसे कहा जाता है जुलाई की अपराइजिंग भी कहा जाता है, लेकिन मूनसून रेवोल्यूशन कहा जाता है क्योंकि ये मूनसून का सीज़न है, फ्लड वहाँ के ऊपर आता है। तो ये वो फ्लड आया जिसने हसीना वाजिद के 15 साल के रजीम को जो है वो बहा के अपने साथ ले गया। तो ये जो मॉनसून रेवोल्यूशन है, वो आप कह लें नी जर्क रिएक्शन नहीं था, ठीक है? जिस तरह मैंने चीज़ें कहा, चीज़ें पाइल अप हो चुकी हुई थीं। अब उसके बाद क्या था, मुतालबात थे उनके और वो मुतालबात क्या थे? सबसे बड़ा मुतालबा ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करें, रिफ़ॉर्म्स करें और जुलाई का चार्टर आया जिस पे अक्टूबर के महीने में अबूरी सेटअप के जो इंचार्ज हैं, नोबेल लॉरिएट डॉक्टर यूनुस, उन्होंने साइन किए अलॉन्ग विद 25 पार्टीज़। लेकिन इनकलाब लेके आने के अंदर जो बड़ी पार्टी थी, जो बाद में अभी सियासी जमात का अपना आप कह लें रुख इख्तियार कर लिया उन्होंने, नेशनल सिटीज़न ऑफ जो अपना बांग्लादेश की एनसीपी पार्टी है, उन्होंने इनकार किया कि लॉ ये इसमें बाइंडिंग नहीं है। फॉर इंस्टेंस वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जो चार्टर पे साइन हुआ है, इसे 12 फरवरी के इलेक्शन के अंदर एक रेफरेंडम के तौर पे भी पेश किया जाए और ऐसा होगा। 12 फरवरी को एक तरफ बंगाली वोट कास्ट करेंगे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए, दूसरी तरफ वो इस डॉक्यूमेंट के हवाले से भी अपनी राय देंगे। अब इसके अंदर जो बात की गई है, वो सारी की सारी वो बात है मेरे ख़्याल में जो साउथ एशिया के अंदर एक लैंडस्केप में अंदर अब एंग्ज़ायटी देख रहे हैं चेंज, वो हर जगह आने की ज़रूरत है। उसके अंदर सबसे बड़ी पॉइंट अगर मैं यहाँ आपको बता सकूँ, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट की बात की गई है। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की बात की गई है। 15 साल तक उन्होंने जो सिस्टम था सिविलियन ब्यूरोक्रेसी का और जुडिशरी का, उसे हाईजैक कर लिया था और इतना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था वहाँ पे कि अभी भी वहाँ पे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है अबूरी सेटअप को उस जगह के ऊपर है। उसके अलावा एक पार्टी सिस्टम था जो 1975 से लेके ये रोग पार्टी वहाँ के ऊपर थी, जिसकी वजह से जमात इस्लामी के लीडर्स को वहाँ पे फांसियाँ दी गईं, जिसकी वजह से हालदा ज़िया जो है उनकी इस वक़्त भी सीसीयू के अंदर है। उनको जो है कॉर्नर किया गया, सख्त बीमारी की हालत में जबकि उस खातून की उम्र 80 साल के करीब हो चुकी हुई है। इस सिचुएशन के अंदर वहाँ पे नारा लग रहा था कि इलेक्टोरल रिफ़ॉर्म्स की जाए, कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया जाए ताकि ऐसे ऑटोक्रेटिक ट्रेंड्स की कोई स्पेस ना बच सके दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो आप इसे ब्लूप्रिंट कह सकते हैं, आप इसे एक रोड मैप कह सकते हैं, जिसकी तरफ जो है बांग्लादेश बढ़ रहा है। तो बांग्लादेश एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर सेकंड रिपब्लिक बन के सामने आया है, जिसमें एक चीज़ फॉर श्योर है कि जो गवर्नमेंट भी आएगी उसे विल ऑफ द पीपल जो हैं उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। जो एस्पिरेशंस है वहाँ के लोगों की, जिसमें कुर्बानियाँ उनकी शामिल हैं, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, जो भी वो पिक्चर बनाएँगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ऊपर सबसे बड़ी ये है जवाद साहब कि वहाँ के ऊपर जो इस वक़्त अवेलेबल पार्टीज़ हैं, आयरॉनिक सिचुएशन तो ये है कि खालिदा ज़िया की पार्टी, अगर हम उसे भी लेबल करें तो ये दोनों पार्टियों ने जो है बारियाँ लगाई हुई थी अपनी हैं। तो खालिदा ज़िया इस साहिब फ़राश हैं, पर खातून हैं। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर ख़ानदानी इक़्तिदार चल रहा है, वहाँ पर जमहूरी तौर तरीकों से नहीं बल्कि 1-2 फ़ैमिलीज़ ही थी जो कि इक़्तिदार दर इक़्तिदार, कुर्सी दर कुर्सी जो है उसकी एक गेम चल रही थी और अवाम को जो है बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया गया था और अवाम को फ़ीड भी किसकी वजह से किया जा रहा था और किसके कहने पर किया जा रहा था, अब वो भी सबके सामने आ चुका है। बिल्कुल, और ये पैट्रनेज है जिसको वो करप्ट मानते हैं नेपोटिज़्म को। वो अवाम जो है जिस तरह आपने बात की कि वहाँ की जो नई नस्ल है, वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीवियंसेस शो करती है इस हवाले से। उसे लगता है कि सिस्टम के अंदर सिस्टम को ठीक करने वाले सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ के ऊपर बन के बैठे हुए हैं। जिस तरह अभी मैंने बात की कि 80 साला वो खातून है और वो उनकी सेहत भी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो चुकी हुई है पूरी तरह से और उनके बेटे जो लंदन में रहते हैं 2008 के गए हैं, अब वो सबसे ज़्यादा पावरफुल लीडर है। 25 दिसंबर को वहाँ पे वो लैंड कर रहे हैं और हाईली लाइकली अगर इलेक्शन होते हैं तो वो विन कर जाएँगे वहाँ के ऊपर। जमात इस्लामी बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, उसके अलावा एनसीपी पार्टी जो नौजवानों की पार्टी है, वो वहाँ पे मोमेंटम गेन कर रही है बहुत अभी ज़्यादा। हमारे वज़ीर ख़ारिजा जब गए थे वहाँ पर इसहाक़ डार साहब, तो वहाँ पर जमात इस्लामी से बड़ी मुलाकातें हुई थी और बड़ी खुशी हुई थी देख कर के एक मरतबा फिर से जमात इस्लामी और वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जिस तरीके से वो तंज़ीमें बन रही हैं और वो तमाम तर जिस तरीके से उन तंज़ीमों को दबाने की कोशिश की गई थी और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जमात इस्लामी के लीडरान को जो फांसियाँ दी गई थी, तो वो हमें एक चीज़ रिवाइव होती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल मैं यहाँ पर अगला ये करना चाह रहा था कि शेख हसीना वाजिद तो अभी भारत की गोद में बैठी हुई है। तो व्हाट डू यू थिंक वापस करेंगे या नहीं करेंगे? भारत में क्या कर रही है शेख हसीना वाजिद? शेख हसीना वाजिद जो है उसके ऊपर पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट है भारत की बहुत ज़्यादा और उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसका ख़्याल ये था कि यूके उन्हें असाइलम दे देगा।
क्योंकि यूके के अंदर जो लेबर पार्टी इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है, उसके अंदर जो एंटी करप्शन की जो वज़ीर थी, वो इनकी भांजी है, शेख रेहाना की बेटी। ट्यूलिप सदीक उनका नाम था, लेकिन उन पे भी करप्शन के चार्जेस थे, जिसकी वजह से इस साल के शुरू में जनवरी में उन्हें भी रिज़ाइन करना पड़ गया वहाँ से है। तो इस वक्त सिचुएशन जो है, हसीना वाजिद वहाँ से कोशिश कर रही हैं किसी तरीके से वो यूरोप जो है चली जाएँ, लेकिन ठीक है। भाग जाएँ और यूरोप का कोई कंट्री उन्हें असाइलम दे, लेकिन गिवन सर्कमस्टांसेस जो हैं उनके लिए फ़ेवरेबल नहीं है। उनका बेटा तो बैठा हुआ है अमेरिका में, आईटी कंसल्टेंट है, उसने अभी क्या किया वहाँ पे लॉबिंग फर्म्स वाशिंगटन डीसी में हायर करनी शुरू कर दी हैं। $2 लाख दे के उसने एक फर्म से मुआहदा किया है कि जो पॉलिसी सर्कल्स हैं, उसको बताया जाए कि बांग्लादेश के अंदर जो है इस्लाम नवाज़ कुव्वतें आ रही हैं। वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट जो हैं वो आ रहे हैं। और यहाँ पे इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन हियर कि इंडियन मीडिया ने भी प्रोजेक्शन यही की। जब नौजवान वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, हुँ। अपने हकूक़ के लिए, अपने राइट्स के लिए खड़े थे, इंडियन मीडिया कह रहा था ये इस्लामिस्ट बगावत हो रही है वहाँ पे। क्योंकि जमात-ए-इस्लामी को वो डिफरेंट तरीके से फ्रेमिंग उनकी करते हैं। तो वो पाकिस्तान जो है इस वक़्त जो शोल्डर रब कर रहा है, मेरे ख़्याल में इट्स क्वाइट नेचुरल। इसमें कोई शक नहीं, पहली दफ़ा 15 साल बाद बांग्लादेश पाकिस्तान को 1971 के ट्रॉमा के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख रहा, वो प्रैग्मैटिज़्म के लेंस से देख रहा है इस वक़्त पाकिस्तान को। और ये जो हालात वाक़यात हैं, इसमें कोई शक नहीं, अभी हम कुछ नया नहीं देख रहे। पहले तो हालात नॉर्मल हो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, क्योंकि जो हसीना वाजिद थी उसने अपने वालिद को लेके जो शख्सियत परस्ताना किस्म की एक फ्रेमिंग की हुई थी, जिसके अंदर वो पाकिस्तान को लेबल करती थी, उसकी पॉलिटिकल यूटिलिटी ख़त्म हो चुकी हुई है। और दोनों मुल्कों की आवाम की तवक्कुआत यही हैं कि वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप जो है कॉर्डियल बुनियादों के ऊपर आगे की तरफ बढ़ें, क्योंकि हमारे यहाँ इक़्तिसादी तौर पे बड़ा पोटेंशियल है। तो पाकिस्तान उस फ्रेमवर्क को तय करने की कोशिश कर रहा है, जो भी डेफ़िनिटली नई गवर्नमेंट आएगी, जिसमें हम कोऑपरेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज़ कर सकें। मेरे ख़्याल में यहाँ नौजवानों के लिए बड़ा पॉइंट है कि जो 13 साल के बाद पाकिस्तान का हाई लेवल की जो डिग्निटरी वहाँ पे गई हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने नॉलेज कॉरिडोर के तहत वहाँ पे स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप की बात की। अब 500 स्टूडेंट जो है बंगाली यहाँ पे स्कॉलरशिप पे पढ़ेंगे और मेडिकल जो कोटा भी रखा उन लोगों का। मेरे ख़्याल में किसी भी कंट्री जो है उसको ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए जब तक पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की समझ नहीं आएगी, अवामी राब्ते बहाल करने में फ़रोग़ देना, उस वक़्त तक बहुत मुश्किल होता है कि आप पॉलिटिकल लेवल के ऊपर टियर के साथ एंगेजमेंट कर सकें। क्योंकि उससे क्रॉस फर्टिलाइज़ेशन होती है, नए आइडियाज़ भी आते हैं, उनका कल्चर भी साथ आता है, अदब आता है, लिटरेचर आता है। और मैं देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में एरिया स्टडी सेंटर बने बांग्लादेश के, उनके जो नॉवेल्स हैं उनका तर्जमा हो उर्दू के अंदर है, वहाँ कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम हो, हम जाएँ ढाका, मैं वो एनविज़िज करना चाहता हूँ दोनों मुल्कों में, जहाँ लाहौर से लोग ढाका जाएँ, ढाका से लाहौर आएँ। जब कोयटा से राजशाही जाएँ, राजशाही से कोयटा आएँ, सिलहट से कराची जाएँ, कराची से सिलहट आएँ, और इसी तरह पेशावर से चिटागांग आएँ और चिटागांग वाले पेशावर जाएँ। क्योंकि हम लोग उनके साथ एक हमारी शेयर्ड हिस्ट्री है। और अभी अगर मुआहिदों की बात करें, मेरे ख़्याल में वो भी बताना बड़ा ज़रूरी है नाज़रीन को। 6 एमओयू साइन किए गए वहाँ के ऊपर है, और उसमें जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान ने स्कॉलरशिप की बात की वहाँ के ऊपर है। दूसरा, पाकिस्तान का थिंक टैंक आईएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ जो स्ट्रेटेजिक स्टडी इस्लामाबाद है, उसने बांग्लादेश के इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक अब कह लें बांग्लादेश इंस्टीट्यूशन, उसके साथ मुआहदा किया। हमारा जो एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान है, उसका मुआहदा हुआ उनके बिग न्यूज़ पोर्टल के साथ है। क्योंकि मीडिया से मीडिया ताउन जो है, क्योंकि ये टियर होती हैं, अवामी सतह के ऊपर है। लोग आए जाएँ, टूरिज़्म की बुनियाद पड़े, स्टूडेंट आए जाएँ, और जिस तरह से लेबर मार्केट बड़ी एक्टिव हो सकती है, दोनों तरफ है, बड़ा पोटेंशियल है। $1 अरब तक हमने अभी जो है हमारी बायलैटरल ट्रेड है और उसमें $778 मिलियन तो पाकिस्तान की तरफ से गए हैं। तो आप कह लें कि ट्रेड का जो टिल्ट है, उसमें हमारी साइड के ऊपर ज़्यादा है। हमारे पास बड़ा पोटेंशियल है इस हवाले से एग्ज़ॉस्ट करने के लिए। तो आगे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो उसके अलावा जिस तरीके से जमात-ए-इस्लामी की लीडरशिप को मिले, बीएनपी की लीडरशिप को मिले, एनसीपी की लीडरशिप को मिले, वो वहाँ के ऊपर उन्होंने एक्टर्स जो हैं उनसे मुलाकात की, वहाँ पे स्पोर्ट्स के लोग उनसे आके मिले। तो मुझे लगता है कि हमारा हमारी एक एक्टर हानिया आमिर भी वहाँ पर गई हुई थी। जी डेफ़िनेटली, और वो समझते हैं पाकिस्तान को, और वहाँ की जो नई नस्ल है, इसमें कोई शक नहीं, वो 1971 की जो एक लेगेसी है, लेकिन वो समझती है ये हमारा मुश्तरका दुःख है। क्या हमें तकलीफ नहीं थी 1971 के अंदर मुफ्ती बानी को किस तरीके से वहाँ पे मैनिपुलेट किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया? इसमें कोई शक नहीं, वहाँ पे एट्रोसिटीज़ भी कमिट हुई उस हवाले से। और 1974 में पाकिस्तान ने जब तस्लीम कर लिया था,
तो मेरे ख्याल में एक बड़ी चीज़ तो हमने मान ली थी कि हम आपके वजूद को तस्लीम करते हैं, लेजिटिमेसी दी हमने। और 74 में भुट्टो साहब ने उन्हें इनवाइट किया शेख मुजीबुर रहमान को इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में, इसी लाहौर में। और उसके बाद 2002 में मुशर्रफ साहब जब वहाँ पे गए, तो उन्होंने भी जो है वहाँ के ऊपर अफ़सोस का इज़हार किया कि ये जो मामलात हालात थे, इससे बेहतर मामला हो सकता था जो नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ से एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि हमें मामलात को आगे की तरफ लेके जाना पड़ेगा, और इसकी बड़ी रीज़न है कि इंडिया ने जिस तरीके से मिसट्रीट किया वहाँ पे बंगालियों को। सर, ये मैं दोबारा इस बात की तरफ आना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने बताया कि इंडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस था मुक्ति बाहिनी की तहरीक, तो अभी क्या लगता है कि जो कुर्बतें बढ़ रही हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, क्या भारत इस कुर्बत को मिटाने के लिए या फिर दरमियान में कोई एक दीवार बनाने के लिए कोई मिस एडवेंचर कर सकता है, फॉल्स फ्लैग कर सकता है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान के साथ भी करने की ज़रूरत नहीं, 10 मई के बाद हमने बता दिया, वहाँ पे करने के लिए उसे अवामी सतह पे वो हमायत हासिल नहीं। क्योंकि वहाँ की जो एलीट है पॉलिटिकल इस वक़्त है, वो भारत के कैंप के अंदर नहीं है। कोई भी मतलब भारत को नहीं वो कोई भी नहीं करता बिल्कुल, ना बीएनपी करती है बिल्कुल, क्योंकि बीएनपी ने तो एट्रोसिटीज़ बर्दाश्त की हुई हैं। और जो नोबेल लॉरिएट हैं वहाँ पे डॉक्टर यूनुस, वो तो अप्रैल में चाइना गए थे और अक्टूबर में J-10C लेने की बात की है उन्होंने। वही त्यारे 20 जो है $2.2 बिलियन डॉलर का मुआहदा करने जा रहे हैं। तो इंडिया की स्ट्रैटेजिक एंग्ज़ायटी जो है वो समझ में आ रही है। इंडिया के लिए वहाँ पे आप कह लें पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस ही है। वहाँ पे कोई नहीं है जो उनके शोल्डर के साथ वहाँ पे रब कर सके। और हालत ये है कि मुजीबुर रहमान की तस्वीर जून के महीने में उनके करेंसी नोट से हटा दी गई है। तो मेरे ख्याल में वहाँ पे सी चेंज आ रहा है। ये रेटरिक के अंदर नहीं है। बांग्लादेशी जो हैं पाकिस्तान के खिलाफ नफ़रत के बयानिए को लेके उनके साथ जो ज़्यादतियाँ की गई हैं, अब उसे बर्दाश्त करने को किसी सूरत में तैयार नहीं। तो वो पॉलिटिकल यूटिलिटी डाइल्यूट कर चुकी हुई है उस चीज़ की, हालात नॉर्मलाइज़ेशन की तरफ आ रहे हैं। और एक और चीज़ जो इसमें बड़ी मेंशन करने वाली है, सफारती से ज़्यादा अस्करी राब्ते तेज़ हो रहे हैं। अभी फरवरी के अंदर कराची के अंदर अमान 25 हमने नेवी की जो एक्सरसाइज की है, उसके अंदर बैरिया के जो हैं उधर से आए हुए थे, नजमुल हसन आए हुए थे जो उनके अपना आप कह लें कि चीफ हैं उनके बैरिया के। उससे पहले यहाँ के ऊपर जो हैं उनकी जो लीडरशिप है उसमें फैजुल हसन साहब आए हुए थे। उसके अलावा जब ये क्या कहते हैं आमना बलोच वो अप्रैल में वहाँ पे गईं, मई में मोहसिन नकवी गए और अगस्त में हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए। और उसके बाद फैज़ुर रहमान साहब उधर से आई यहाँ, और जो उनके थे लेफ्टिनेंट जनरल थे। तो मेरे ख़्याल में सफ़ारती और अस्करी राब्ते जो हैं वो बड़ी तेज़ी से जारी हैं इस हवाले से। वो बड़ा पोटेंशियल है क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों साहली रियासतें हैं। तो वो चाहती हैं कि नेवल डिप्लोमेसी की सूरत में भी मामलात आगे की तरफ बढ़ें। अच्छा, और पर ये जो भारत पहले कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान को टू फ्रंट वॉर का सामना करना पड़े। एक तरफ से भारत खुद था, दूसरी तरफ से अफ़गानिस्तान से अपनी प्रॉक्सीज़ को इस्तेमाल कर रहा था। तो आपको क्या लगता है कि भारत को टू फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ सकता है अगर उन्होंने कोई मिसएडवेंचर किया? एक तरफ पाकिस्तान, अगली तरफ बांग्लादेश। डेफ़िनिटली भारत भारत जो है ट्रैप हो चुका है क्योंकि बांग्लादेश जो है उसका स्ट्रैटेजिक बैकयार्ड है। और बैकयार्ड में जब ये 10 मई का इंसिडेंट हुआ तो वहाँ से आवाज़ें आ रही थीं कि चिकन नेक से पकड़ लें भारत को। और ये हम नहीं कह रहे थे, ये वहाँ के बंगाली जो फ़ौजी अफ़सरान थे वो कह रहे थे। और याद रखें ये बड़ी नैरो स्ट्रिप है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर। बिल्कुल है। और ये जो चिकन कॉरिडोर है ये 22 किलोमीटर का मगरबी बंगाल के साथ लगता है। और ये वाहिद रास्ता है जिसकी वजह से वो नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर और 1 ब्रदर जो कि स्किम है वहाँ तक जा सकते हैं। और अरुणाचल प्रदेश वहाँ पे है जो कि तनाज़ा चल रहा है और चाइना के साथ। और चाइना ने उसका नाम भी जो है ज़ंगान आई गेस ज़ंगनान जो है वो तब्दील कर दिया हुआ है। तो उसकी ज्यूरिसडिक्शन जो है प्रॉब्लमैटिक है। तो भारत को आप कह लें कि ये भारत का वो जियोपॉलिटिकल या जियो स्ट्रैटेजिक पॉइंट है जो बड़ा वीक पॉइंट है। क्योंकि वहाँ से चोक कर सकता है उन्हें बांग्लादेश है। और ऐसे वक़्त में जब बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ अस्करी लेवल पे राब्ते जो है बहाल कर रहा है और सफ़ारती सतह के ऊपर अब लाइक अभी जो एमओयू साइन हुआ है उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो दोनों थिंक टैंक्स हैं दोनों मुल्कों के वो सफारतकारों की भी ट्रेनिंग करेंगे। और जो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी है वो ट्रेनिंग के अंदर एक दूसरे के साथ जो है वो एंगेज करेगी है। और फिर हमने वहाँ पे जो डिप्लोमेटिक जो वीज़े हैं उनको हमने जो है कह दिया कि इसकी कतई ज़रूरत नहीं है, जो सफारतकार हैं आने जाने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये आप कॉस्मेटिक चेंजेस ना समझें, ये ऑन ग्राउंड जो है रियलिटी है जिसे नई दिल्ली के अंदर अ, महसूस किया जा रहा है। वो तिलमिला उठे हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है कि एक ऐसे वक़्त में सिर्फ़ पॉलिटिकल एलीट नहीं, अवाम भी नापसंद करती हैं। इंडिया आउट की कैम्पेन है वहाँ के ऊपर है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम हमें सॉवरेन इक्वालिटी के उसूलों के मुताबिक आपस में डील नहीं किया गया। तो 7 रियासतों को भी मतलब खतरा है बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश ने जब
हमारे वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर-ए-आज़म साहब डार के साथ जो वो एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी, उसमें देखा गया था कि ग्रेटर बांग्लादेश का मैप भी दिखाया गया था। तो ग्रेटर बांग्लादेश का वो जो मैप है वो भारत के लिए ब ब बड़ा इट वाज़ लाइक एन अलार्मिंग सिचुएशन कि बांग्लादेश ने अपने मैप को एक्सटेंड कर दिया है। तो व्हाट डू यू थिंक इन फ्यूचर क्या कोई खुशखबरी हो सकती है? भारत के लिए कोई बुरी खबर हो सकती है? ये भारत के लिए तो बहुत बुरी खबर है कि ऐसी रियासतें जहाँ पे अलहदगी पसंद की मूवमेंट पहले ही चल रही हैं, नागालैंड, असम, प्रदेश बिल्कुल मणिपुर, मिज़ोरम, इनके अंदर तो पहले वहाँ के ऊपर हालात जो हैं वो बड़े, आप कह लें सिचुएशन बड़ी प्रिकेरियस नागालैंड पर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी उन्होंने अपना वो डिक्लेयर कर दिया और वो उन्होंने तो बिल्कुल अलग किया। उन्होंने कहा कि हम इनके ऊपर डिपेंड नहीं करते और वहाँ पर हालात सर बड़े ये सुनने में आ रहा है कि ख़राब भी हैं। उधर के फ्रीडम फाइटर्स भारतीय फ़ौजियों को उनकी जो बटालियंस और जो पेट्रोलिंग पे यूनिट्स होती हैं उनको मार कर चले जाते हैं। तो क्या इसमें हकीकत है? इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से मामलात हैं क्योंकि ये जो नैरो स्ट्रिप है, यहीं से तो भारत जो है नक़्लो-हरकत करता है, यहीं से फ़ौजी साज़ो-सामान वहाँ के ऊपर जाता और है। उधर ही मोब खड़का देते हैं। बिल्कुल और बांग्लादेश अगर जो है भारत की फ़ेवर में नहीं है, तो डेफ़िनेटली अलार्मिंग सिचुएशन है भारत के लिए। मेरे ख़्याल में भारत जो है एक बुलिंग फैक्टर इस रीजन के अंदर है। उसका प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ नहीं है, बांग्लादेश के साथ भी है। अभी हम आगे बात करेंगे तीस्ता रिवर की, उसकी जुरिस्डिक्शन की बात करेंगे। नेपाल के साथ था, उन्होंने नेपाल का ब्लॉकेड किया, काला पानी के पानी का वहाँ पे भी डिस्प्यूट है। इन्होंने वहाँ के ऊपर जो है तामिल टाइगर को सपोर्ट किया, श्रीलंका के अंदर है। तो मेरे ख़्याल में एक इरिटेंट फैक्टर है और जो अपने नेबरहुड के अंदर गुड लाइन्स के ऊपर ताल्लुकात उस्तवार ना कर सके, हाउ ऑन अर्थ कुड दे क्या कहते हैं एम्प्लीफाई कि हम जाके इंटरनेशनल अरीना के अंदर जो हैं जो नेशनल जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं। तो मुझे लगता है पहले रीजनल लेवल के ऊपर उसे इंटीग्रेशन करनी चाहिए और उसे सीखना चाहिए चाइना से कि चाइना सिर्फ अकेला ग्रो नहीं कर रहा। चाइना अपने जो रीजनल कोऑपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह से एनर्जी की जो डेफिसिट क्राइसिस है इर्द-गिर्द उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा है और एक होलसम अप्रोच के साथ, होलिस्टिक अप्रोच के साथ जो है एंटायरिटी के साथ सबको लेके आगे की तरफ बढ़ रहा है, जो कि इंडिया के एंड के ऊपर लैक करता है। बड़ा मायोपिक विज़न है नरेंद्र मोदी का, जिसकी वजह से उसने एलियनेट कर दिया बांग्लादेश की अवाम को और अपोज़िशन को है और पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट की एक पार्टी के ऊपर है और वो रुथलेस पार्टी साबित हुई है, जिसने अवाम के साथ जो हशर किया। तो हसीना वाजिद मुझे लगता है उसे दफ़न होने के लिए बांग्लादेश की इस ज़मीन भी नहीं मिलेगी। सर, ये हसीना वाजिद ने आर्मी को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन आर्मी ने ये कहते हैं कि इनकार कर दिया था कि हम आपके इन जराइम में शरीक नहीं होंगे। वो कुर्बतें पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी अफ़वाज के साथ कहीं न कहीं में वो दिल में जज़्बात तो मौजूद थे। तो क्या समझते हैं आप कि ऐसा कुछ हुआ था? खबरें तो यही आ रही थी कि जब मिलिट्री को इस्तेमाल करने की बात आई, तो मिलिट्री की उनकी लीडरशिप ने बिल्कुल नो कर दिया कि नहीं, हम बिल्कुल आपका साथ नहीं देंगे। अवाम के खिलाफ और अवाम के ऊपर गोली चलाने में। जी, जी, डेफ़िनेटली मिलिट्री जो है वो अब वहाँ की पब्लिक पल्स के ऊपर हाथ रख रही थी। उन्हें अंदाज़ा था कि लोग किस तरीके से अपनी ग्रीवेंसेस शो कर रहे हैं और जिस तरह पुलिस को अटैक का ऑर्डर किया गया, तो मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा समझदारी का सबूत उन्होंने दिया कि जब लोग मार्च कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटेरिएट की तरफ है, तो उन्होंने जो है हुक्म मानने से इनकार कर दिया। मेरे ख़्याल में उसे इसी चीज़ पे थैंकफुल होना चाहिए आर्मी का कि वो उसे जो है मॉब लिंचिंग का शिकार नहीं उन्होंने बनने दिया और उसे हेलीकॉप्टर से निकाल के तो सरहद के परे जो है फेंक दिया। जिधर से वो आई थी उधर। बिल्कुल डेफ़िनेटली जिनकी वो इन्वेस्टमेंट थी उनके लिए। मेरे ख़्याल में हसीना वाजिद इस वक़्त बैठ के कॉन्टेम्पलेट तो करती होगी कि जिस उसने एक्सप्लॉइट किया 1971 के, बल्कि हसीना वाजिद ने मुक्ति बानी नो डाउट वो तो जैसे भी थे हम तो उसके डेफ़िनेटली है इंडियन सेंट्रिक था। तो मेरे ख़्याल में ये डिवाइन रेट्रिब्यूशन है जो मुक्ति बानी के साथ उसने की, अपने वालिद के साथ की, उनकी काज़ के साथ की, जिसकी वज़ह से लोग आज उनके खिलाफ़ ही खड़े हो गए हैं वहाँ के ऊपर है। इसमें कोई शक नहीं है। भारत 71 में भी पीछे था उसके है और भारत ने आज भी जो कुछ किया वहाँ के ऊपर हमने देखा पिछले साल जुलाई के अंदर हुआ, इसके पीछे भी भारत था। लेकिन इस दफ़ा वहाँ के लोगों ने सैनिटी का सबूत दिया। उन्होंने नफ़रत का बयानिया जो है बाय नहीं किया पाकिस्तान के खिलाफ है और उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया हसीना वाजिद को भी है। वहाँ के नौजवान जो हैं हेल कर रहे थे जब पाकिस्तान अटैक लॉन्च कर रहा था 10 मई का। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान को पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को कैपिटलाइज़ करने की अशद ज़रूरत है क्योंकि हमारे यहाँ भी नौजवान असल है, वहाँ भी इंटरनेट के थ्रू राब्ते जो हैं वो भी बहाल हैं और दोनों तरफ मुझे लगता है ये सैनिटी प्रिवेल कर चुकी हुई है कि हमें जो पिछला बैगेज है अपना
उसको साथ लेके चलना चाहिए मकालमे की हद तक कि हम डायलॉग करें उस हवाले से कि जो कुछ हुआ है। लेकिन उससे मुतल्लिक जो आगे हमें ऑपर्चून मोमेंट मुयस्सर है, उसे किसी सूरत के अंदर जो है नहीं तर्क करना चाहिए। और पाकिस्तान जो है, इस वक़्त अगर आप देखें, जो पाकिस्तान का डिप्लोमैटिक लेवरेज और क्लाउट अभी आप देख रहे हैं 10 मई के बाद, मेरे ख़्याल में रीसेंट पास्ट में ऐसा कभी भी नहीं था कि हम सेंट्रल एशिया में रेलेवेंट हैं। अभी शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे गए हुए थे, तुर्कमानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान। किर्गिज़स्तान की लीडरशिप यहाँ के ऊपर आई थी। हम टैप करना चाहते हैं लैंडलॉक कंट्रीज़ को और हम उन्हें कनेक्ट कराना चाहते हैं ट्रेड आउटलेट के थ्रू समंदर तक। हम रेलेवेंट हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, मिडल ईस्ट के क्राइसिस के अंदर आपने देखा, हमने दिफाई मुआहदा वहाँ के ऊपर किया। गज़ा के हवाले से स्टेबलाइज़ेशन की फ़ोर्स का पार्ट है और डोनाल्ड ट्रंप रेगुलर फीचर बन चुका है उनका जब वो मीडिया से एंगेज करते हैं, पाकिस्तान इंडिया की बात करते हैं। तो मेरे ख़्याल में इंटरनेशनल अरीना के अंदर एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड जो है, पाकिस्तान ने अपनी परसेप्शन, अपना इमेज जो है वो बेहतर किया और हमने दुनिया को एक मैसेज भेजा है कि हम रीजन में साइलेंट जो हैं वो एक्टर नहीं हैं। हम स्ट्रैटेजिक प्लेयर हैं यहाँ के ऊपर, हमारे स्टेक्स हैं और अगर हमारे इंटरेस्ट को डैमेज करने की कोई कोशिश की जाएगी, वी हैव गॉट फैंग्स, हमारे दाँत हैं और हम जो है बाइट करेंगे उस चीज़ को। और ये मैसेज जो है मुझे लगता है नई दिल्ली में अभी तक रेज़ोनेट कर रहा है। अच्छा सर, मुक्ति बाहिनी 2 या ऐसी कोई तहरीक आप समझते हैं कि शुरू हो सकती है? जैसे पहले भी पाकिस्तान की इमेज को ख़राब करने के लिए और एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत ये तहरीक चलाई गई थी और इसमें बंगालियों के दिलों में नफ़रत को पैदा किया हुँ। गया था पाकिस्तान के खिलाफ। तो इन कुर्बतों को मिटाने के लिए डू यू थिंक ऐसा कर सकते हैं कुछ? मेरे ख़्याल में कोशिश तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ऑन ग्राउंड उन्हें वो सपोर्ट हासिल नहीं है। रॉ रॉ का सर इन्फ्लुएंस भी तो फिर बढ़ा है ना, या वो ख़त्म हो गया अभी वो बांग्लादेश में? वो लीडरशिप के जाने से ख़त्म हो गया ना, क्योंकि जिस तरीके से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हसीना वाजिद की पार्टी का मीडिया के ऊपर था, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर था, जो कि वैक्यूम खड़ा हुआ है, तो उस तरीके से हमायत पब्लिक की उन्हें हासिल नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से पॉलिटिसाइज़ किया गया था पूरे मामले को, हालातों वाक़ियात को पाकिस्तान के खिलाफ है। और हसीना वाजिद का एक और बड़ा प्रॉब्लम है। हसीना वाजिद को मेरे ख़्याल में, मैं मुझे कहने दीजिए कि वो इस्लामोफ़ोबिक थी। उसने जिस तरीके से जो जमात इस्लामी को लेके या मुसलमानों को लेके एक वेस्ट के अंदर नैरेटिव शेप किया हुआ था कि मैं यहाँ पे आपकी डिफेंडर हूँ, इन एलिमेंट्स के खिलाफ है। आज हम देखते हैं जिस तरीके से बंगाली सड़कों के ऊपर निकले हैं, वहाँ पे कोई तफरीक नहीं है, जिस तरीके से इसने माशरे को पोलराइज़ करने की एक कोशिश की वहाँ के ऊपर है। तो मेरे ख़्याल में बंगाली पीपल दे डिज़र्व्स टू बी प्रेज़्ड कि जिस तरीके से उन्होंने ये खलीज को ख़त्म करके इत्तेहाद का वहाँ के ऊपर सबूत दिया और सैनिटी वहाँ के ऊपर प्रिवेल की है। क्योंकि अगर अब आगे हम बात करेंगे तो ना सिर्फ़ बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ फेंसेस को मेंड किया, उसके साथ-साथ वो चाइना जो है, चाइना उनके लिए आप कह लें एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। सर, ये मैं अगला सवाल करने लगा था कि चाइना के साथ भी बांग्लादेश के मामलात हमें अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, भारत के साथ बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका क्या मुस्तकबिल आप देखते हैं? भारत के लिए ये भी कोई खतरे की घंटी है? डेफ़िनिटली भारत के लिए खतरे की घंटी है कि चिकन नेक की आपने बात की, अरुणाचल प्रदेश जो कि चाइना कहता है कि उसका लेजिटिमेट पार्ट है, वहाँ के ऊपर उनकी डिप्लॉयमेंट जो है वो खतरे के अंदर है। सर, अगर बंग मिलिट्री भी सुना है डिप्लॉय कर दी गई है वहाँ पर, चाइना ने अपनी फ़ौजों को भेज दिया है उन तमाम तर सरहदी इलाकों जी, बिल्कुल है। चाइना वहाँ पे भी डिप्लॉय कर रहा है, रिवर टीस्टा वहाँ उसका बेसिन बनाने के लिए चाइनीज़ बॉर्डर एरिया के ऊपर हसास मुकाम पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भी रेडी हैं। ये चाइना, चाइना ने 55 करोड़ डॉलर वहाँ पे दिया और एक ये जो तीस्ता रिवर की बात, तीस्ता रिवर की मैं बात कर रहा हूँ। इसका तनाज़ा क्या है ये? तीस्ता रिवर निकलता वहाँ से ईस्टर्न हिमालय से और वहाँ से सिक्किम से होता हुआ मगरबी बंगाल से वो एंटर होता है बांग्लादेश में और ब्रह्मपुत्रा में चला जाता है। अब इसके पानी के ऊपर जो है ज्यूरिसडिक्शन का तनाज़ा। बंगाली कहते हैं ये ओरिजिनेट होता है हमारी साइड से, तो हमारा इसके ऊपर राइट है। क्योंकि वहाँ के ऊपर इरिगेशन के बड़े प्रॉब्लम है बंगालियों के लिए। वाटर मैनेजमेंट के हवाले से उन्होंने कम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग कर रहे हैं चाइनीज़ है। अब चाइना के साथ तो कन्फ्रंटेशन करने से रहा इंडिया, रीज़न क्या है? इस खित्ते के अंदर हेजेमोन हाइड्रोजन का चाइना है। चाइना कंट्रोल करता है ब्रह्मपुत्र को ऊपर से। हुँ। तो क्या ऐसा इस सबसे बड़ा डैम भी बना रहे हैं जिस सबसे बड़ा डैम भी बना रहे हैं। भारत का तो 60-70% कहते हैं कि पानी बड़ा इफ़ेक्ट होगा उससे अगर वो जो या कर देंगे, अगर वो टैप बंद कर देंगे, तो मेरे ख़्याल में इंडिया जो कुछ हमारे साथ कर रहा है इंडस बेसिन के हवाले से, आपको पता ही होगा कि वो हमें भी है, ये भी इसकी आप कह लें कि जारहियत है, जो कि क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम के कॉन्टेक्स्ट में जिसे देखा जाता है और वहाँ पे भी ये लोग इसी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अब वहाँ पे किसान तबका सामने आ चुका हुआ है। इन्होंने कोशिश की 2013 में मुआहिदा करने की, लेकिन मायावती जो बंगाल की वज़ीर आला है, वो पीछे
हट गई थी है। तो बांग्लादेशी समझ चुके हुए हैं कि इंडिया की जितनी इन्वेस्टमेंट थी वो अवाम से मुतल्लिक नहीं थी, वो अपने इंटरेस्ट के लिए पॉलिटिकल पार्टी पे थी, जबकि पाकिस्तान जो है हर टियर पे इंगेज करना चाहता है बंगालियों को। हमें वहाँ के टीचरों को, यूनिवर्सिटीज़ को इंगेज करना है, थिंक टैंक्स को करना है, मीडिया को करना है, जो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको करना है, पॉलिटिकल फोर्सेस को करना है, वहाँ के ऊपर स्पोर्ट्स जो है, मेरे ख्याल में अब अगर बांग्लादेश पाकिस्तान का मैच होता है मैदान तो वो मैदान जंग नहीं रहेगा, ठीक है। उसके अंदर ज़रूर आपको वो जो पब्लिक की एक कोर्डियल जो मैंने आपको कहा कि टेंडेंसी है टुवर्ड्स पाकिस्तान, उसकी रिफ्लेक्शन ज़रूर नज़र आएगी। और चाइना की आपने बात की, चाइना लॉन्ग गेम खेल रहा है, वहाँ के ऊपर है। चाइना क्या कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। भारत की गर्दन चाइना के हाथ में आ गई है। बिल्कुल डेफ़िनेटली। और अगर कोई देखना चाहता है तो अप्रैल की वो फुटेज देखे जिसमें 2600 चाइनीज़ ड्रोन ने ढाका के ऊपर रोशनी का मीनार खड़ा कर दिया, जब 50 साल कंप्लीट हुए उनके ताल्लुकात के हवाले से। और मई का वो जहाज़ देखें जिसमें 250 के सबसे बड़ा वहाँ पे तजारती वफ़्द जो लैंड किया आज तक, वो चाइनीज़ का था, जो वज़ीर तिजारत के हमरा वहाँ के ऊपर मौजूद था। और उस दौरे को देखें जब डॉक्टर यूनुस सामने बैठे हुए हैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के, और बात की जा रही है अस्करी मामलात को, ताल्लुकात को आगे लेके जाने की, तो J-10 10C सिर्फ उसके भारत के हमारे बॉर्डर से नहीं उड़ेंगे, वो डेफिनेटली उस बॉर्डर से भी उड़ेंगे जिनके पास 212 जहाज़ हैं। 70% उनका मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो चीनी साखता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी चीनी इन्वेस्टमेंट है। तो मेरे ख्याल में भारत जो है अब उसे होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि अब वो घिर चुका हुआ है। अब वो मज़ीद बुली नहीं कर सकता इस रीजन के अंदर कंट्रीज़ को। ठीक है, J-10C पाकिस्तानी सरहद से भी उड़ेंगे और साथ ही साथ बंगाली सरहद से भी उड़ेंगे। तो सर अब मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात का? बड़ी हमारी फ्रूटफुल डिस्कशन हुई। व्हाट डू यू थिंक इन फ्यूचर ये मामलात आपको कहाँ पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? मेरे ख्याल में पाकिस्तान को जो मोमेंटम बना हुआ है इस वक्त है, इसको कैरी करने की ज़रूरत है। और फरवरी के बाद जो भी वहाँ पे लेजिटिमेट गवर्नमेंट आएगी, जो डेफिनेटली मैंडेट के साथ आएगी, उनके साथ पाकिस्तान को जो है वो इंगेज करना चाहिए भरपूर तरीके से। और जैसे मैंने कहा, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम वहाँ पे होने चाहिए, स्टूडेंट्स को इंगेज करना चाहिए। और बहुत शानदार से पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव लिया नॉलेज कॉरिडोर का, इसकी बैंडविड्थ को एक्सटेंड करना चाहिए। 500 की बजाय 5000 स्कॉलरशिप्स देने चाहिए। और हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एंगेज करना चाहिए, ताकि ये जितने भी ग्रीवियंसेस थे जो दूरी की वजह से पैदा किए गए, उसको हम डिबंक करें। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बंगाली हमारे भाई हैं, बंगालियों के साथ हम उसी तरीके से ताल्लुकात बनाना चाहते हैं जिस तरीके से हम पूरी दुनिया के साथ जो है रिलेशनशिप को देखते हैं। और फॉरेन पॉलिसी के अंदर पाकिस्तान बांग्लादेश को अब बड़ी अहमियत देता है। और एक और चीज़ यहाँ पे जो इंडिया के लिए बड़ी तकलीफ दे है कि तुर्की के साथ बंगाली जो है तो वो ताबन कर रहे हैं। तुर्की अपने दफ़ाई पैदावार के मंसूबों के तहत वहाँ के ऊपर प्लांट लगाने की कोशिश कर रहा है। तो अब नई दिल्ली को सोचना चाहिए कि वो दुनिया की चौथी मईशत बन के दुनिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर एंगेज करना चाह रहे हैं, जबकि हालत ये है कि रीजन के अंदर कोई उनको सलाम करने को इस वक्त तैयार नहीं है। नेपाल भूटान की तो कोई माइलेज और कोई वर्थ नहीं जिनको वो साथ लेके बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में मैं बड़ा अच्छा फ्यूचर एनविजन करता हूँ बंगालियों के लिए भी अगले साल में, और पाक बांग्लादेश दोस्ती के हवाले से भी। सर तुर्की अब पाकिस्तान में भी फैक्ट्रीज़ लगा रहे हैं ड्रोन की, जिस तरीके से आपने बात की, बांग्लादेश में भी फैक्ट्रीज़ लगा रहे हैं और इसके साथ J-10C वहाँ पर भी पहुँच जाएँगे, J-10C यहाँ पर भी मौजूद हैं। डिस्पाइट ऑफ दैट अगर हमला करने की कोशिश की उन्होंने या कोई मिसएडवेंचर करने की कोशिश की, बांग्लादेश पर अगर हमला किया, पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स होगा फिर? मेरे ख्याल में ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश वो अस्करी बुनियादों के ऊपर मामलात को आगे की तरफ देखते हैं। ये सेफ अफ्रीकी इत्तेहाद की सूरत के अंदर जो है ना मामला आगे की तरफ बढ़ मतलब सकता है। भारत को जिस तरीके से चाइना और चाइना पाकिस्तान का हमने एक देखा नेक्सस है हमारे, जिस तरीके से मतलब ये ट्राइड एंड टेस्टेड रिलेशनशिप है चाइना के साथ। अगर चाइना उसी बुनियादों के ऊपर जो है बांग्लादेश के साथ हाथ मिला लेता है, तो मेरे ख्याल में इंडिया के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी। वो इतनी जगह पे बॉर्डर को एंगेज नहीं कर सकता, और बे ऑफ बंगाल के ऊपर उसकी जो ईस्टवर्ड पॉलिसी है, उसके अंदर बांग्लादेश अब उसके लिए रेलिवेंट नहीं रहा। अब बांग्लादेश को वो उसी तरीके से हाँक नहीं सकता, क्योंकि वो एक सॉवरन नेशन है, और इंडिपेंडेंट कैपेसिटी के अंदर वो रीराइट कर रहे हैं इस रीजन में अपने ताल्लुकात के नए दौर को, और उसमें पाकिस्तान इंतहाई रेलिवेंट है। थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त का। हमारे माइंड में भी जो क्वेश्चंस थे और जो सवालात थे कि वहाँ पर बांग्लादेश के हवाले से जो हमारी रफ़ाक़तें और क़ुर्बतें बढ़ रही हैं, तो इसको भारत ख़राब करने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन भारत ने अगर ऐसा किया तो भारत को सिर्फ एक तरफ से नहीं, दो तरफ से नहीं, बल्कि तीन तरफ से घेर लिया जाएगा और हमें भी उम्मीद है कि भारत अब ऐसी गलती नहीं करेगा। तो
एक मरतबा फिर से बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन थी, बड़ा कुछ सीखने को मिला हमें भी, हमारी ऑडियंस ने भी एंजॉय किया होगा। नाज़रीन इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।